गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग बीपीएससी मेन एग्ज़ाम का जो हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे उसमें बहुत तरह के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र, इनसे संबंधित तो क्वेश्चन देख चुके हैं और हम लोग आज पॉलिटी में हैं। तो पॉलिटी में क्या देखना है? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसकी संरचना एवं शक्तियों का वर्णन करना है। किसका? तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी। अब बात आ गई कि ओबीसी के लिए आयोग की क्या आवश्यकता है। जैसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, तो SC ST एक्ट के बारे में, तो उन सब लोग के लिए पहले से आयोग था, लेकिन ओबीसी के लिए स्पेशल कोई आयोग ना थी। अतः कोई अगर सुनवाई भी करना हो तो ओबीसी के बारे में भी कोई सुनवाई कौन करेगा? तो वही SC ST जो आयोग था वही करेगा। तो इसलिए बार बार मांग हो रही थी कि ओबीसी के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया जाए, जो किया गया। देखिए, 2 अगस्त 2018 को भारतीय संसद में 123वां संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक 2017 पारित हुआ था। क्या माना? तो 123वां संविधान संशोधन यह विधेयक था, 2017 पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे लागू किया गया। इन संशोधनों के पश्चात संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। कौन सा? तो देखिए यहाँ पर 338 ख, क्या बाकी कहाँ गया? क और 338, क्योंकि एक होगा SC और ख वाला क होगा ST से, और यह ख आ गया, यानी कि यह अब OBC के लिए सेपरेट हो गया है। और जब भी कोई संविधान में संशोधन होता है तो उसमें ABC या क ख ग इस तरह से उसमें जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। इस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया, जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक सांविधिक निकाय था। यह क्या था? पहले सांविधिक यानी कि एक्ट से बना था, लेकिन अब यह क्या हो गया? यह एक संवैधानिक निकाय हो गया, यानी कि यह पहले था जो, अब यह क्या हो गया? तो कॉन्स्टिट्यूटरी, यानी कि संविधान में इसका मेंशन है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय हो गया। क्लियर? और संवैधानिक के द्वारा अगर बनाया गया रहता है, जैसे एक्ट से बनता है, तो वह सांविधिक निकाय नहीं है। वर्तमान अधिनियम का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत में है इसका भी। अब हम लोग देख लेते हैं आयोग की संरचना, यानी इसमें कौन कहाँ होगा। जैसे इसमें एक अध्यक्ष होगा जो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो, यानी कि प्रेजेंट या जो पास्ट में रहे होंगे वो भी हो सकते हैं। एक इसका उपाध्यक्ष भी होगा। दूसरा, पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले 2 व्यक्ति यानी बुद्धिजीवी 2 होंगे। इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें एक सदस्य सचिव भी होगा जो कि केंद्र सरकार में सचिव श्रेणी में समकक्ष अधिकारी हो अथवा रहा हो। यह क्या होगा? तो यह सचिव होगा। और सेवा एवं शर्तें तथा इसका पदावधि यानी कि कार्यकाल, तो यहाँ देखिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि वही होंगी जो राष्ट्रपति तय करेंगे। कोई भी सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपने त्याग पत्र के द्वारा किसी भी समय अपना त्याग दे सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में आयोग के किसी भी सदस्य को उसके कार्यकाल के पूर्व यानी पहले भी हटा सकती है, जैसे यदि वह पागल या दिवालिया घोषित हो। दूसरा, भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जाए, यानी कि साबित हो जाए। तीसरा, कार्य करने में वो अक्षम हो। और चौथा, बिना सूचना के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे, तो क्या होगा? केंद्र सरकार उसको हटा देगी। अब आयोग है तो इसकी कुछ शक्तियां भी होंगी। जैसे देखिए, आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी, यानी यह ऑटोनोमस बोर्ड है, आयोग है। आयोग को संविधान के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित सुरक्षा उपाय से संबंधित मामलों की जांच एवं निगरानी करने का अधिकार होगा। इसके अलावा आयोग पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भाग लेगा और सलाह देगा। आयोग के पास एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्रदान होंगी।
सिविल कोड की। जैसे भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, पूछताछ करेगा ये। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी योजनाओं की जांच करने का अधिकार होगा इसको। किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की यह मांग कर सकता है। शपथ पत्रों का पर साक्ष्य प्राप्त करेगा यह। किसी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की यह मांग कर सकता है। साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु से सम्मन जारी कर सकता है। केंद्र द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी अन्य विषय इसके अधीन होगा, यानी कि यह उस पर यह कार्य करेगा, यानी कि उसके शक्ति के अंदर ये चलाएगा। आयोग की रिपोर्ट, तो केंद्र सरकार को आयोग एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। कौन? तो आयोग किसको? केंद्र सरकार को। इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों का पूरा लेखा होगा। इस स्मरण पत्र में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख होना भी आवश्यक होगा। आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने से अब राज्यों में हो रही आरक्षण आंदोलन पर रोक लगने की संभावना होगी, क्योंकि अब केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने का कार्य आयोग करेगा और राज्य सिर्फ आयोग से सिफारिश कर सकेंगे और राज्यों का आयोग से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। राज्य अपने यहाँ ओबीसी जातियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नाम शामिल करने के साथ साथ नामों को हटाने की भी सिफारिश कर सकता है। आयोग के गठन से पूरे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के दर्जा में एक रूपता आएगी। ऐसा नहीं कि कोई किसी राज्य में वह अन्य पिछड़ा आयोग या अन्य पिछड़ा ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट है और किसी राज्य में वह जनरल है या एससी है, यह नहीं होगा। अब एक देश एक कानून की तरफ यह एक बढ़ाया गया कदम है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।